हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसके बारे में भारतीय इतिहास में बहुत कम जानकारी है। यानी कि भारत के सबसे कुख्यात कातिल जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों कत्ल किए, वो भी 1 या 2 सालों में नहीं, हज़ारों सालों में। ये कोई और नहीं, इनका नाम था ठग्गी गैंग, जिसको ठग्गी गिरोह भी कहा जाता था। तो बेसिकली ये कौन लोग थे? ये थे एक तरह के नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल हम जानते हैं कि जो एक से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये कुछ स्पेशल कास्ट ऑफ पीपल थे जो कि अब तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन पुराने समय में यानी कि आज से 500 साल, 600 साल, 700 साल पहले से ये चीज़ें चलती आ रही थी। तो तब कुछ स्पेशल कास्ट होती थी, इनका स्पेसिफिक काम था लोगों को लूटना और उनका उसके बाद कत्ल कर देना। तो इनको कहा जाता था द ठग्गीज़, यानी ठग्गी गैंग या ठग्गी गिरोह। तो इनकी शुरुआत कैसे होती है? तो बेसिकली आज से 700-800 साल पहले एक स्पेसिफिक कास्ट के जो लोग थे, उनका ये काम था। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो ज़िमींदार होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पाठ पूजा करते हैं, कुछ लोग लोहे का काम करते हैं, कुछ लकड़ियाँ करते हैं। वैसे ही इन लोगों का कह लिए ख़ानदानी काम जो था, वो था चोरी डकैती, उसके बाद कत्ल कर देना। और ये जो लोग थे, ये ऐसे नहीं आप ले सकते कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के थे। इसमें हिंदू भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें सिख भी थे। हर कैटेगरी, हर क्लास, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग इस गैंग में शामिल हो गए थे। तो ये लोग करते क्या थे? तो इनके अंदर 3 कैटेगरीज़ होती थी। एक तो जो वो लोग होते थे जो बिल्कुल नए इस गैंग को जॉइन करते थे। उनका काम क्या होता था कि वो सबसे आगे चलते थे। सेकंड जो लोग हैं, वो लोग वो हैं जो कि इस गैंग के कह सकते हैं कि जनरल हैं, इस गैंग को चलाने वाले हैं, इस गैंग के सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पर आते थे कि वो लोग जो कि अभी गैंग में एक मीडियम पोजीशन पर बैठे हैं और जो ज़्यादा कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन का काम करते थे। तो हम आपको एग्जांपल देके समझाएँगे कि ये गैंग काम कैसे करता था। तो इस गैंग का काम होता था, किसी भी एक मशहूर शहर में जाएँगे, जैसे दिल्ली हो गया, उस वक़्त राजस्थान के बहुत मशहूर शहर होते थे। वहाँ पे ये देखेंगे कोई व्यापारी जो कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खरीद रहा है, जिसके पास लग रहा है कि इसके पास पैसे होंगे। और उस वक़्त जो लोग होते थे, वो ऐसे नहीं चलते थे कि कोई एक आधा व्यापारी चला गया। वहाँ उस वक़्त लोग जो व्यापारी थे, वो भी अपनी सिक्योरिटी साथ में रखते थे और कई-कई व्यापारी इकट्ठा निकलते थे मार्केट की तरफ कोई चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये उन लोगों पे नज़र रखना स्टार्ट कर देते हैं। नज़र भी रखते थे और खुद फिर धीरे-धीरे करते उन लोगों से बातचीत करते थे, उनसे पूछते थे कि आप किस तरफ जा रहे हो? फिर बताते थे कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं और उनका विश्वास जीत लेते थे। देखने में अगर आप इनको लेकर चलें कि इनकी कोई ख़ास पहचान या आप इनको शक कर सकते हो कि यार ये लोग जो है मुझे रास्ते में लूट लेंगे या ये बुरे लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। बड़े अच्छे कपड़े डालते थे, बड़ा अच्छा इनका बोलने का तरीका होता था। ये कह सकते हो कि जैसे पूरे ट्रेंड लोग थे कि हर तरह का इंसान, किसी भी तरह का इंसान, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे नौजवान है, उसके साथ घुल-मिल जाते थे। अब जब ये घुल-मिल जाते थे, तो जो दूसरा जो व्यापारी लोग होते हैं, उनको भी लगता था कि चलो हमने सफ़र तो करना ही, जितने ज़्यादा लोग हो उतना बेहतर होगा, इनके साथ हम बातचीत करते जाएँगे, इनकी बातें सुनते जाएँगे, अपनी बातें कहते जाएँगे। तो जैसे-जैसे सफ़र शुरू हो जाता था, तो ये क्या करते थे कि जैसे-जैसे वीराने जंगल आने शुरू हो जाते थे या इनके कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ रखे हुए थे, जहाँ पे ये वारदात करते थे। तो जैसे वो एरिया पास में आता था, तो जो आगे गैंग चल रहा है, उनको एक संदेश भेजा जाता था, उनको बताया जाता था कि कितने लोग हमारे साथ, कितने व्यापारी और कितनी सिक्योरिटी हमारे साथ चल रही है, तो उसके हिसाब से आप कबर खोद के रखो। यानी कि 1 सेकंड का टाइम वेस्ट भी नहीं किया जाता था, कब्रें पहले से खुदी होती थी, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से कब्रें जो है पहला गैंग खोद लेता था। दूसरा गैंग जो था, वो बातें करते-करते उनका एक सिग्नल होता था, जैसे एक बहुत मशहूर सिग्नल था कि तम्बाकू खा लो। तो इसका मतलब क्या होता था, जैसे ही ये सिग्नल दिया जाता था, जो गैंग का जो सबसे बड़ा सरदार होता था, साथ के साथ ये लोग जो क्या करते थे, इनका हथियार क्या था? इनका हथियार कोई तलवार, कोई तीर या कोई और ऐसी चीज़ नहीं थी। ये लोग रुमाल में सिक्के भर के रखते थे। रुमाल में सिक्के भरे, उसको आस-पास से गाँठ लगाई, वो अपने पास रखते थे। जैसे इनको इशारा मिला, वो कोड वर्ड मिला, ये अपने शिकार के पीछे की तरफ जाएँगे, उसको पीछे से उसके ऊपर रुमाल अपना फेंकेंगे, उसके गले में यहाँ पर अटका देंगे। अटकाते ही एकदम से झटका देंगे और 1 सेकंड के बीच ही उस इंसान की मौत हो जाएगी। एक तुपका खून का नहीं बहेगा, एक चीख तक नहीं निकलेगी और वो इंसान जो है वो धरती से कूच कर जाएगा। और जैसे ये होता था, सारे के सारे जो ठगी गिरोह के लोग होते थे, वो एक साथ ही ये एक्टिविटी करते थे और एक साथ ही उन लोगों को मार देते थे। ना किसी तक आवाज़ पहुँचती थी, ना किसी को पता लगता था कि इन लोगों के साथ क्या हो गया। साथ के साथ इन लोगों की लाशों को उन कब्रों में डाल दिया जाता था और ये नहीं, ये लोग एक कब्र में एक को नहीं दफनाते थे। ये इस हिसाब से कब्रें रखते थे कि एक आदमी सीधा और एक आदमी उल्टा, एक ही कब्र में दफनाया जाता था ताकि स्पेस बच जाए और काम कम करना पड़े।
फिर जो तीसरा इनका पार्ट था गैंग का, उसका काम होता था, जिसमें ज़्यादातर औरतें होती थी, उनका काम होता था कि जो यहाँ से लूट की गई है उस लूट को दुकानों पर बेचना बिना शक के, और वहाँ से जो माल है वो लेकर आना ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने गैंग मेंबर्स में। तो वो तीसरा ग्रुप एक्टिव हो जाता था और वो ये सारा सामान जो है वो बाहर ले जाके बेच देता था। ये गैंग वाले इतने ज़्यादा कुख्यात, इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए थे कि उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, जो छोटे प्रदेशों के राजा थे, जो जागीरदार थे, वो लोग खुद इनसे डरने लग गए थे। एक बार की कहानी, जब एक जागीरदार के भाई को भी इन ठगी गिरोह वालों ने मार दिया, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने ठगी गिरोह के साथ ही अपनी जान पहचान बढ़ा ली ताकि आगे से ऐसी कोई वारदात ना हो। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी और कई सौ सालों से चलती आ रही थी। मतलब ये एक, कह लो कि उस वक़्त के लोगों में, जैसे आजकल के टाइम पे हम कहते हैं ना कि बहुत बुरे लोग रहते हैं या हम रात को बाहर ना निकलो, तो उस वक़्त बच्चों को ऐसे डराया जाता था कि रात को बाहर मत निकला, ठगी गिरोह वाले घूम रहे हैं। तो कोई भी बंदा जो होता था वो ऐसे बाहर नहीं निकलता था, चाहे उसके साथ कितनी भी सिक्योरिटी हो। तो आखिरकार क्या हुआ कि आखिरकार चलते-चलते एक टाइम आया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए। अब ब्रिटिशर्स का काम क्या था कि वो महँगी वस्तुओं को अपने देश इंग्लैंड भेजते थे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होती थी। एक चीज़ को, चाहे वो दिल्ली से, लाहौर से या अफ़गानिस्तान से, उसको उन्होंने अपने बंदरगाहों तक लेकर जाना ताकि बोट्स के ज़रिए वो आगे जा सके। अब वो ट्रांसपोर्टेशन है वो रात को भी होगा, दिन को भी होगा। तो ब्रिटिशर्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सताने लग गई कि उनके जो ट्रांसपोर्ट वाले, जो उनका जो इतना वैल्यूएबल सामान होता है वो लूटा जाता है, उसके साथ उनके सैनिकों को, उनके व्यापारी को भी मार दिया जाता है। तो एक स्पेशल डिटेक्टिव को बुलाया गया इंग्लैंड से, जिसका काम था इन गिरोहों के ऊपर काम करना। उसको काफ़ी टाइम लगा, कुछ साल लगे, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उसने रिसर्च में पाया कि एक स्पेसिफिक एरिया के, एक स्पेसिफिक कास्ट के ये लोग हैं और ये बहुत रिचुअलिस्टिक लोग हैं। यानी कि ये अपने हर एक काम जो है एक रिचुअल के हिसाब से करते हैं। ये ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं दशहरे और दिवाली के आसपास, और ये माँ काली की पूजा करते हैं, चाहे ये सिख हों, हिंदू हों या मुसलमान हों, ये माँ काली की पूजा करते ही करते हैं। और उनको ये मानना है कि अगर हम माँ काली की पूजा करके किसी का कत्ल करेंगे, किसी को मारेंगे, तो हमें पाप नहीं लगेगा। यही नहीं, ये अपनी शुरू करने से पहले, जो अपना ये दशहरे और दिवाली के बीच में लूट शुरू करने से पहले कई तरह के रिचुअल्स करते थे, जिसके अंदर की बकरियों और मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर तो बकरी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चली गई, फिर तो ये अपना कारनामा करेंगे, अगर नहीं गई तो ये वेट करेंगे अगले दिन की। तो रिचुअल जब तक इनके हिसाब से नहीं होता था, तब तक ये लूट शुरू नहीं करते थे। यही नहीं, जब इनमें से कुछ लोग पकड़े जाने लगे, तो इनका जो एक मेन जो सरदार था रहमत अली, जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया अंग्रेज़ अफ़सर को कि मैंने अब तक तकरीबन 90 से ऊपर लोगों को मार दिया है, और अगर आप मुझे ना पकड़ते तो मेरे 100 पूरे हो जाने थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप ये सिक्कों का इस्तेमाल ही क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया कि हमारे में ये माना जाता है कि अगर आपका एक तुपका भी खून का गिर जाए धरती के ऊपर, तो आपको पाप लगेगा, उस मौत का पाप जो है वो आपको लगेगा। लेकिन असल में कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अगर कहीं पे खून गिरेगा या चीख की आवाज़ सुनाई देगी, तो लोगों को शक पड़ जाएगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये इतनी सफाई से इंसान को मारते थे और उसकी लाश को दबा देते थे, ऊपर से झाड़ियाँ रख दी या ऊपर से उसके ऊपर झाड़ियाँ उगा दी ताकि किसी को कभी शक ना पड़े। एक बार की बात है, जब अंग्रेज़ अफ़सर इनको पकड़ के लेकर जा रहे थे, उनको ये पूछताछ चल रही थी कि आपने लाशें कहाँ दबाई हैं? तो इन्होंने लेकर गए, रात को एक कैंपिंग जगह पे रुके, कैंप लगाया अंग्रेज़ों ने और इन्होंने। और उस वक़्त जब अंग्रेज़ों ने इनसे पूछा कि अब कितना हमने आगे जाना है, लाशें हमें कहाँ मिलेंगी? तो उस ठग्गी ने बताया कि आप उस लाशों के ऊपर ही बैठे हो। हमारा जितना कैंप है, इतना बड़ा कैंप है, इस सारे एरिया के नीचे लाशें ही लाशें हैं। जब उसको खोदा गया अगले दिन सुबह, तो उसमें से 100 150 लाशें बाहर निकाली गई। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी। इन लोगों को या तो फांसी की सज़ा दी जाती थी या फिर इनको बाहरले देशों में भेज दिया जाता था। जैसे हम कह सकते हैं काला पानी की सज़ा या देश निकाला कह सकते हैं हम। तो उसके बाद ये जो वारदातें हैं वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अभी भी आपने कई बार सुना होगा, कई जगह पे इनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कोई इनको निक्कर बनियान गिरोह कहता है, कोई इनको काले कच्छे वाले कहता है, कोई इनको सरों के तेल वाले गिरोह कहता है। तो ये अभी भी कहीं न कहीं एक्टिव हैं। बहुत रेयर होता है, लेकिन साल में आप कहीं न कहीं 2 या 3 बार ये केसेस सुन लेते होंगे कि कहीं न कहीं ऐसी लूट-पाट हुई जहाँ पे लूटने के बाद भी बहुत बेरहमी से उस घर वालों, उस मकान वालों के हर एक मेंबर को मार दिया गया। क्योंकि ये कभी पीछे सबूत नहीं छोड़ते और इनको उस घर में जो भी खाने-पीने को मिलेगा ये इसको ख़त्म करके ही आएँगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और अपने पास एक भी हथियार नहीं रखते, कभी भी इनके पास आपको हथियार बरामद नहीं होगा। तो ये है इन ठगी गिरोह के पीछे की सच्चाई, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक गई और आज इनका क्या हाल है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद।